महिला कभी किसी दूसरे का सेक्सुअली अब्यूज कर ही नहीं सकती। सब कुछ मान लिया जाता है, लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। खैर, मैरिड लाइफ जो है, आजकल जो महिलाएं हैं पॉर्न मूवीज देखती हैं और लड़कों को जो चलते टॉर्चर कर रही है, तू ज्यादा टाइम तक परफॉर्मेंस कर। कोई एक महिला बता दो जो बेरोजगार पुरुष से शादी कर रही है। हायर कोर्ट्स हैं, वो दबाव बनाती हैं। अब से पहले पढ़ाई का था, पैसे का था, कमाने का था, घर चलाने का था, अब एक प्रेशर और है। तो मैं नहीं, आदमी जॉब करेगा, ऑफिस जाएगा, कहाँ तक वो कोर्ट के धक्के खाते रहेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तक को उन्होंने ना सजा का दे दिया था नहीं, कि मेरा जो फादर है मेरे साथ सेक्सुअली अब्यूज करता था। सिर्फ ओपन रिलेशन में फिर कमिटमेंट तो होता ही नहीं। कमिटमेंट तो शादी में होता है ना। वायलेंस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इक्वालिटी फॉर ऑल। पर क्या हमारी सोसाइटी इस पर बिलीव करती है? नहीं लगता कि आजकल जो समाज में हमारे चल रहा है कि हम लेडीज़ को प्रेफरेंस देने के लिए मैन को सरप्रास कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रियश। आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले तो प्रियश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब आप किस किस एनजीओ से जुड़े हैं, क्या काम करते हैं? हमारी जो एनजीओ है उसका नाम है मैन वेलफेयर ट्रस्ट। ओके और एक हमारा पूरी मूवमेंट है, उसका नाम है सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट, ओके जो भारतवर्ष में लगभग 40 एनजीओ के साथ जुड़ के एक समूह बना रही है। और हम लोग 2005 से इसी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और अब तक करोड़ों लोगों की हम लोग सहायता कर चुके हैं, जिसमें पुरुष हैं और उनके परिवार के लोग हैं। मतलब किस तरीके से, लाइक किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, किस तरह आप उनकी हेल्प करते हैं? मोस्टली जो हमारे पास ज़्यादातर बहुत बड़ा नंबर तो मैट्रिमोनियल केसेस का है, मगर आजकल हम लोग जो देख रहे हैं केसेस की संख्या कहीं से भी आ रही है। जैसे छोटे लड़के, टीनेजर लड़के हैं, उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, या फिर जो सीनियर सिटीज़न है उनको घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, वो होमलेस हो जाते हैं। और यंग स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारा जो कॉलेज गोइंग है या और कहें ऑफिस के अंदर जो लड़कों के साथ। सेक्सुअली अब्यूज्ड बॉयज़ होते हैं उनके केसेस को, और जो सेक्सुअली अब्यूज्ड गर्ल्स होती हैं, क्या इक्वली लिया जाता है? देखिए, अगर आप जो हमारे सिस्टम में अगर बॉयज़ अगर जाएगा, अंडर एज लड़कों की बात करी जाए, बॉय चाइल्ड की, तो ये 2009 का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का सर्वे था, जो ये कहता है 53.4 बॉय चाइल्ड से सेक्सुअली अब्यूज होता है। 53.4%। हाँ जी, जो कि लड़की जो गर्ल चाइल्ड होगी उससे ज़्यादा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये जो था सर्वे एक ही बार हुआ, दोबारा हुआ ही नहीं, क्योंकि आई बिलीव कि शायद उनके मैट्रिक्स को वो बिगाड़ देता होगा अगर कुछ सर्वे दोबारा होता। हाँ, बहुत सारे डाटा हम छुपाने की जो कोशिश करते हैं, जस्ट टू शो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड जो है उसका बहुत बड़ा बजट है, 4 लाख करोड़ का अभी बजट है। तो अगर बॉय चाइल्ड को या फिर आगे ये बताया जाए कि लड़कों के साथ जो सेक्सुअली अब्यूज है वो एक न्यूज में आने लगे और ट्रेंडिंग हो जाएगा, तो कहीं पर कहीं दूसरी भी डिमांड होगी दूसरे जेंडर की, भाई पुरुषों के लिए भी कुछ होना चाहिए, महिलाओं के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए। तो इनको लगता है कि जो फंड्स होंगे वो डाइवर्ट हो जाएंगे या स्प्लिट हो जाएंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को वो जो होते हैं दबा दिए जाते हैं। तो बॉयज के जो अब्यूजेस केसेस आपके पास आते हैं, वो जैसे स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड रहते हैं, या ये वर्क प्लेस में मेंस के भी होते हैं हैरेसमेंट या? देखिए, जो हमारे पास बहुत सारी जो कॉल्स हैं उनमें से काफ़ी जो टीनेज बॉयज़ हैं उनका सुन के आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, बट फैमिली के इन द सेंस मदर या उनकी सिस्टर है जो उनको सेक्सुअली अब्यूज कर रही हैं। मदर एंड सिस्टर्स। हाँ, वो ये चीज़ें बेचारे बता नहीं पा रहे और किससे करें। तो हमारी जो एनजीओ है उनके बात होती है, तो हम लोग उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, जो अपनी तरफ से करना होता है वो हम करवाते हैं। बाकी बहुत बड़ा नंबर जो आ रहा है बिटवीन द एज ऑफ 21 टू 26 27, उनमें आजकल सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो ये आ रही हैं कि जो ओल्ड एज वुमेन है, ओल्ड एज इन द सेंस दे आर इन द 40s और 50s वुमेन जो है, वो इन लड़कों को टारगेट कर रही हैं अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए। और इनको ऑफिस प्रेमिसेस वगैरह में या? नहीं नहीं नहीं, जैसे लड़का है वो अपने उसके पड़ोस की हो गई या सोसाइटी की हो गई, वो जिम जाते हैं, उनको वहाँ टारगेट किया जाता है और उनके इमोशनल और उनको इतने बड़े बच्चे तो दे कैन टेक द स्टैंड, इवन देन व्हाई दे कांट से और टेक द स्टैंड फॉर देमसेल्फ? देखिए, परेशानी क्या है कि जो लड़के हैं ना उनको दे आर नॉट सो आउटस्पोकन कि भाई अपने दर्द को या अपनी बात को हर एक से शेयर कर सके, और लोग लड़कों को पहले से ना जज कर लेते हैं, तो उनको एक स्टिग्मा रहता है, वो अपनी बात खुल के कहीं नहीं कर पाते, इवन अपनी फैमिली वालों से नहीं कर पाते, ना हाँ, दोस्तों से नहीं, नहीं कर ये पाते। है, ये हमें सिखाया, हम खुद भी अपने घर में ट्रीट करते हैं, बी स्ट्रॉन्ग, यू कांट क्राई, नहीं बॉयज नहीं रोते, वो हमने खुद ही उनके दिमाग में भरा होता है। सबसे ज्यादा दुखद यही है
कि वो खुल के कहीं बात नहीं कर पाते। अब ये जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली उनके मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब करता है। और बहुत से केसेस में एक्सट्रीमली जो सुसाइड है वो बहुत कॉमन है, या फिर जो डिजीज है हार्ट अटैक, ये बहुत जी। कॉमन है, ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेट धीरे धीरे करके शुरुआत यहीं से होती है। वो कहीं बात नहीं बता पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये भी नहीं बता पाता कि शी इज नियरली डबल ऑफ इस एज, और वो क्या करे। और जब वो डिच कर देती है, उनको डंप कर देती है, तो वो बेचारा कहीं शिकायत ही नहीं कर सकता। हमारे लीगल सिस्टम में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि जहां पर महिला कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रही है तो उसके खिलाफ कोई लड़का आवाज उठा सके। इनफैक्ट अभी इतने सालों के बाद जो हम कहेंगे कि इतने 50-75 सालों के जो कानून थे उनको चेंज किया नई सरकारों ने, मोदी गवर्नमेंट ने लाया कि हमारे नए कानून हैं जो चेंजेस करेंगे, बट इतने सालों की स्टडी और वर्ल्ड वाइड जो सारा जेंडर न्यूट्रल लॉज है उससे भी उन्होंने ध्यान नहीं लिया, उससे भी सीख नहीं ली, और फिर वही कॉपी पेस्ट करके लॉज बना दिए जहां पर यही कहा जाता है कि महिला कभी किसी दूसरे का सेक्सुअली अब्यूज कर ही नहीं सकती। तो ओके। क्या करा जाए, वो बेचारे के पास अपना दुख लेके आने को, शिकायत करने के लिए कोई पर प्रोविजन फिर नहीं वो है। इस चीज को प्रूव कैसे कर पाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। इट नेवर बी, एक्चुअली आपके पास विंडो हो जहां पे आप कंप्लेंट लोगे तब तो कुछ बात बनेगी ना। इन लोगों ने कहीं पे जगह ही नहीं छोड़ी कि लड़का अपनी बात रख नहीं, सके। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने भी ये देखा है। देखो, सोसाइटी तो है ही, लेकिन मैंस ऑल्सो जस्ट द मैन। कि अगर एक लड़का आपके सामने बोलता है तो उसके सराउंडिंग्स के मैंने एक वर्ड बना हुआ है, नामर्द कहना शुरू कर देता है। कि अगर उसने अपना पेन है, अगोनी किसी के साथ शेयर किया, उसने बोला, तो अपने सराउंडिंग्स में जो मैंस होते हैं वो ही कहना शुरू कर देते हैं कि ले, तेरे बस की नहीं था, अरे ये हो गया तेरे साथ। तो शायद इन सारी वजहों से भी वो हाँ, आकर बहुत नहीं सारी लाइन, बोल कॉमन पाते हैं। लाइन है कि अपनी बीबी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया हाँ होगा हाँ, सेक्सुअली, दीज दैट्स वाई ये तेरे को छोड़ के चली गई या उसके साथ ये हुआ। ये बहुत कॉमन लाइन्स है। और इनके जो फैक्ट अगर देखना जरूरी होता है कि पीछे का क्या है, क्योंकि लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, और जब उनको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है दे डंप इट। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा है, जैसे मतलब सिंपल सा है कि इफ somebody विल से समथिंग इन फेवर ऑफ अ मैन, तो उसे अगेंस्ट द फेमिनिज्म बोला सोचा जा सकता है। तो आप लोगों को ऐसी कोई चीज कभी फेस करनी पड़ी है? देखिए, हमारी से तो बात सेकेंडरी है, बट अगर हम समाज में देखें तो हम लोग मैं आपको बताऊं, हमारी एनजीओ जो है, जो भी नए कानून है या उनके पुरुषों के अधिकारों या उनके परिवार के अधिकारों के लिए हम बहुत लंबे से समय से लड़ रहे हैं। हम हर एक एमपीज के पास जाते हैं कि भाई ये हमारे कानूनों में खामी है, इसको आप जेंडर न्यूट्रल करिए, और ये एक्चुअली हमारी रूट्स को खराब कर रही हैं। तो जो एमपी होते हैं उनको खुद लगता है कि उनकी वुमेन पॉलिटिक्स जो है वो कहीं से हर्ट हो जाएगी, बट हमें इसमें ये कहना है कि आप किसी महिला को, आप जो महिलाएं हैं उनको आप अधिकार की बात कर रहे हो, उनको राइट्स दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषों के अधिकारों को छीन लो। और अगर आप हाँ। पुरुषों के अधिकारों की बात कर रहे हो तो वो महिलाओं के अगेंस्ट कैसे चला गया। हम लड़के भी इसी देश का नागरिक है, आप एक सिटीजन को कंसिडर करो। नहीं, आई ऑल्सो बिलीव दे हैव द सेम ब्लड, सेम फ्लैश, सब एक ही। भी उनको ह्यूमन दर्द बीइंग दोनों को होता है। समझाया ही नहीं जा रहा। बिकॉज मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि मैंने अभी पीछे एक मतलब प्रोटेस्ट किया था, शायद पिछले साल किया होगा। हल्का सा न्यूज में आया था, वो वायलेंस के अगेंस्ट ही, होम वायलेंस जो होता है, ये जो लेडीज 498 के तहत जो केसेस अभी करती हैं, 19 अप्रैल वो को हम उसका लोगों ने बहुत किया था। थोड़ा सा ही मतलब चला था, बट इट वाज नॉट सो कि सोशल मीडिया पे भी चला हो और बहुत ज्यादा उसका वायरल। मैंने भी इसलिए देखा बिकॉज मेरे सराउंडिंग में ऐसा कुछ केस चल रहा था देन। तब मैंने भी तभी मेंशन किया, टू बी वेरी फ्रैंक। उससे पहले मैंने भी इन चीजों को मेंशन अपने दिमाग में मेरे नोटिस ही नहीं किया कि हाँ भाई ऐसा भी है। पर जब मेरे सराउंडिंग्स में ऐसी चीजें बीती कि हाँ भाई कि लेडीज को एक लिबर्टी मिल गई है कि वो जो भी जाकर कह देंगी वो एक्सेप्टेबल होगा। बट इफ अ मैन विल गो देयर देन उसको एक प्रूफ देने होंगे। जैसे अभी एक केस था, यहाँ हुआ था बिहार में, चिरंजीव या संजीव नाम मैं भूल रही हूँ। ऐसा था कि उसकी जैसे शादी हुई और मैरिज के कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि उसकी वाइफ का अफेयर है एंड शी डोंट वांट टू लिव विद हिम। बट नोटिस करता उससे पहले ही वो मतलब ऐसा पता चला कि वो चली गई घर से या जो भी है। एक वीडियो वायरल हुआ कि वो घर से गाउन पहन के रात के 11 बजे निकल रही है। अब उसके घर वालों ने कंप्लेंट की कि इसने हमारी बेटी को मार दिया। महीने भर के अंदर उसे जेल भी हो गई।
अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे भाई हमने तो फिल्मों से ही लॉ देखा है, मैंने तो लॉ नहीं पढ़ा है, बट जितना मुझे पता है, जितना मतलब एक कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग लोगों को पता होता है कि भाई डेड बॉडी मिलनी जरूरी होती है, वेपन मिलना जरूरी होता है, मतलब ये सारे नॉर्म्स जरूरी होते हैं क्या? या फिर किसी ने कंप्लेंट किया कि हाँ भाई उसने मार दिया और तुमने शक के बेसिस पे जेल वगैरह हो जाती है? देखिए, लॉ जो कहता है वो बहुत सारी चीज़ों के सराउंडिंग चलती हैं चीज़ें, जैसे एविडेंस कलेक्शन से लेके, और इसमें टाइम बाउंड है कि आपका अगर कोई भी 7 साल से ऊपर की कैद के कोई भी क्राइम रिपोर्ट होते हैं तो उनको 3 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी होती है। टाइम फ्रेम है, सब कुछ है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना, जो हमारा सिस्टम है वो इन चीज़ों को स्किप करता रहता है। दे टेक अप कि भाई हमारे पास बहुत सारा प्रेशर था, हमें टाइम लग रहा है। और बट जो लॉयर होते हैं, जैसे सपोज कि ठीक है दूसरी पार्टी तो ये सारी चीजें उस पर ब्लेम लगा रही हैं, पर जो मतलब मैन का मुकदमा जो भी लड़ रहा होगा वो इन चीजों को मेंशन क्यों नहीं करा पाते? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही कहीं पर भी डाउरी डेथ का मामला आता है, ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाता है कि अगर वाइफ मिसिंग है या डेथ हो गई है तो ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया, या वो सुसाइड कर रही है तो ये मान लिया जाएगा कि इसने एट्रोसिटीज इतनी सारी हुई है उसके साथ में, इसने सुसाइड कर लिया ऑटोमेटिकली। नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं होती तब, जैसे कोई लेटर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मान लिया जाता है और लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो ट्रायल है उसके अंदर ये कई साल लग जाते हैं, क्योंकि आप बेल लगाई, बेल रिजेक्ट होनी है, मतलब आप लॉयर्स के पास जाओगे, जैसे भाई रिजेक्ट तो होनी है, हमें अल्टीमेटली हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स है वो कभी स्टेक लेती नहीं है, वो कुछ कोशिश ही नहीं करती कि इनको दे। और केसेस लटकते जाते हैं और उनकी जिंदगियां कोर्ट जेलों में सड़ते जाते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो एनसीआरबी का जो डाटा है वो कहता है कि कितने परसेंट जो है, आई थिंक 73% समथिंग कुछ केसेस हैं जिसके अंदर वो बेवजह जेलों के अंदर है। हाँ, आई एम नॉट फॉल्स एग्जैक्टली केसेस नो द, में। नहीं नहीं, नॉट मैंने भी फॉल्स पढ़ा था। केसेस, हाँ। वो अंडर ट्रायल है। ओके। और उनकी जो सजा है, मैं एकदम एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बट जितने साल की सजा उनको हो सकती है वो उससे ज्यादा समय से अपनी जेलों में ये इंतजार कर रहे हैं कि हम बरी हो जाएंगे। वो ऑलरेडी अपनी सजा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके अंदर लेके उनको बरी भी करने की बातें करी, बट स्टिल। पर आपको क्या लगता है, मतलब जैसे ये मुद्दे जो हैं, हम इन्हें हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन बी, मतलब व्हाट कैन वी डू कि हम इन्हें हाईलाइट कर सकें? मैं क्योंकि पहले ना एक हाईलाइट में बात आपको सिंपल ऐड तो करना हाँ। चाहूंगा कि जैसा आपने ये नोटिस किया, पहला केस था कि भाई लड़कों का वो इस तरीके से वाइफ मिसिंग होगी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ नहीं, पे अभी दिल्ली में अर्जुन वाला केस हुआ था, लड़की ने ब्लेम लगाया, उसे फौरन उस पे कल्प्रिट मान देयर लिया। आर न्यूमरस ऑफ केसेस जहाँ लड़के सुसाइड करते हैं। महिलाएं अगर लेटर पे लिख के नहीं, सुसाइड नोट नहीं लिख रही है, तब भी लड़कों को ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं, कर आप रहे हैं। हाँ, सुभाष वाला अतुल केस है। अब वहां लेटर लिखा है, हाँ। सुसाइड नोट लिखा है, और तब भी अरेस्ट नहीं होते। हाँ, आप जस्टिस अतुल सुभाष के टू बी केस में सर्व्ड। वो बड़ी वो थी कि भाई चीजें जो है लाइट में आई और उसने हाइप ले लिया और वो चीजों को हुआ। मगर आज क्या है, अगर लड़का किसी भी झूठे रेप केसेस में 498 में फंसता है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। उनका सिविल खराब हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गया नाम, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मगर अतुल सुभाष के केस में जो डिलॉइट के अंदर उसकी वाइफ काम करती है, उनको नौकरी से नहीं निकाला गया। और वहां पे लड़कों का अगर दूसरी तरफ देखोगे आप, नहीं, सुसाइड नाम, ये तो सोसाइटी ने टेक इट ग्रांटेड ले लिया है कि इफ देयर इज अ मैन अगेंस्ट अ वुमन, देन मैन इज द कल्प्रिट। देखिए सोसाइटी जो सोच रही है वो एक अलग बात होगी, मगर सिस्टम जो है उनके लिए तो एक ही कानून की किताब है, हाँ, लॉ तो उनको तो सबके लिए मालूम एक है। है, वही हम तो कहते फिर हैं कि ये बुक तो एक ही है, बट बुक भी अलग ट्रीट कर फिर रही ये है। बायसनेस क्यों कि आप महिलाओं का लेटर नहीं होता तब भी आप ऑटोमेटिकली अरेस्ट करते हो। यहाँ लड़के सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, वीडियो बना बना के सुसाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा क्लियर है कि कौन कौन कितना परेशान कर रहा है, तब भी आप उनको अरेस्ट नहीं करते। तो ये तो सिस्टम की कमी हुई ना। आप कानून का जो तराजू है वो तो दोनों बराबर होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो लगता है कि वो एक ही तरफ झुका हुआ है और जान पूछ के झुका रखा है। नहीं, अभी जैसे ये कि आजकल डाइवोर्स केसेस बहुत कॉमन हो गए हैं और बहुत इजीली वुमेन कैन क्लेम फॉर द प्रॉपर्टी और एवरीथिंग। मेंटली हैरेसमेंट जो लड़कों का होता है उसकी तो कहीं बात होती ही नहीं है, डिप्रेशन में वो भी जाते हैं, डिप्रेशन में उनकी भी जॉब चली जाती है, ये सारी चीज़ें तो अब कहीं मेंशन नहीं होती हैं। तो आप पे भी कोई ऐसा केस आया है जहाँ मतलब लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया या वायलेंस उसके खिलाफ हुआ, लेकिन फिर भी कहीं उसकी सुनवाई ना हुई हो, कुछ जो केस जो सबसे ज्यादा आपको हिला देता हो? देखिए जितने मैट्रिमोनियल केसेस हैं हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, जो ये मैट्री हमारे पास, मैं बताऊँ, हमारी जो हेल्पलाइन है
जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 8882498498। इस पे ये हम 2005 से हम लोग एक्टिवली इस एनजीओ के साथ काम करते हुए हो गया है। और इसमें हर महीने हमारे पास 5 से 6 हजार कॉलें आती है, जिसमें बहुत बड़ा नंबर जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस का है। तो तो आपने जैसे बताया 5 से 6 हजार कॉल हर महीने आती है। हमारे 100 से ज़्यादा डेडिकेटेड जो है एक्टिविस्ट हैं, या मैं कहूँगा वॉलंटियर्स हैं, जो इस हेल्पलाइन के ऊपर पुरुषों की 24x7 हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, और हम लोग कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये तो सरकार का काम है वैसे हेल्पलाइन का, बट हमें लगा कि कुछ तो जगह होनी चाहिए जहाँ पुरुषों की बात सुनी जाए, तो हमने इस हेल्पलाइन का शुरुआत करी। और आज ये लाखों करोड़ों पुरुषों की अब तक सहायता कर चुके हैं। मैं कहूँगा पुरुषों के साथ उनके परिवार की भी हेल्प कर चुकी है। आप कब से जुड़े, मतलब आपको कब लगा कि जुड़ना चाहिए? मैं बाय 2017 से, प्रोफेशन आप? मैं एक एमएसएमई हूँ, मैं अच्छा। एंटरप्रेन्योर हूँ। हाँ। और मैं हिंदुस्तान का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने जो है कंप्यूटर कैबिनेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना ओके, चालू ओके, करी। ओके, और मैं लघु उद्योग भारती के अंदर जो दिल्ली प्रांत है उसका प्रचार का भी काम देखता हूँ। ओके, ओके, और सोशली आई एम वेरी एक्टिव। ओके। नहीं, आपको कब फील हुआ कि आपको इस मतलब एनजीओ से जुड़ना चाहिए, या यू शुड आल्सो वर्क फॉर द फेवर ऑफ द मैन, कि जो सफर कर रहे हैं उनके लिए, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? जी बहुत सारे जो है मेरे परिचित हैं जो इन केसेस में फंसे हुए थे। और जो ये एनजीओ है उसने एक सपोर्ट सिस्टम दिया, और एक तरीके से मैं कहूँगा कि उनको मोरल सपोर्ट दिया, जहाँ से वो लोग अपने केसेस में से बाहर आए, और सबसे बड़ा डिप्रेशन से बाहर आए, जो एनजाइटी थी उससे वो बाहर आए। और तो मुझे लगा कि कुछ सोशल काम करना चाहिए। लोग जानवर पेड़ पौधे सबके लिए करते हैं, तो हाँ, हमें मुझे भी बड़ा अजीब पुरुषों लगा। के लिए करना चाहिए। आपको मतलब हर्ट हो सकता है, ये लोगों को हर्ट हो सकता है कि अभी ये डॉग वाली मुहिम जो चली वो ऑल ओवर द सोशल मीडिया पे था, सबको पता था, इवन हमें भी पता था, बच्चों को भी पता था, वी वर मेकिंग मीम्स एंड ऑल, क्योंकि देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, कुछ लोग उसके फेवर में थे। बट वही मैं आपसे कह रही थी कि पीछे एक प्रोटेस्ट हुआ था जो थोड़ा सा मुझे उसमें न्यूज में हल्का फुल्का दिखाई दिया, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मीन्स इस तरह के प्रोटेस्ट भी मीडिया कवर नहीं करना चाहती, देखिए, और ना सोशल मीडिया पे वो इतना वायरल होते हैं, जबकि ये सोसाइटी का ऐसा पार्ट हो चुका है कि मतलब मेंस आर सफरिंग, बॉयज आर सफरिंग इनसाइड, दे आर नॉट एबल टू शेयर देयर अगोनी एंड द पेन, बिकॉज वो हमने उनके दिमाग में भरा हुआ है, एक टैब मत भरा हुआ है कि नहीं तुम शेयर नहीं कर सकते, शेयर करोगे तो तुम्हें लेसर मान लिया जाएगा, कि तुम मतलब तुम यू आर नॉट एज पावरफुल मैन लाइक के एक आदमी को जैसा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि मतलब वो उतना वायरल क्यों नहीं हो पाता? नहीं, लोग, मेरे को खुद भी इंटरनेट से ढूंढने पर पता चला, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई हेल्पलाइन है। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं पता था। वो होता है कि मेरे सराउंडिंग्स में किसी के साथ बीती, देन आई स्टार्टेड टू सर्च इट। देखिए, हमारी जो लड़के हैं ना, इनको बचपन से ना उनको ये सिखाया जाता है, एक तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि आपने घर चलाना है, आपने ब्रेड अर्नर आप होंगे, और प्रोटेक्टर हो, प्रोवाइडर हो, उसके रोल मॉडल में ना उनको देख देख के ढाल दिया जाता है। और सरकार के तौर पे अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेन को एक अननोटिस जेंडर के समान रखा जाता है। हालांकि 70 करोड़ आधी जनता जो है पुरुषों की है। हम्म। आर्टिकल 14, 15, 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है साफ तौर से कहता है कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक नजर से बराबर से देखा जाना सबके चाहिए। वो 7 इक्वल राइट्स। अब दशकों से हम देखेंगे जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे करोड़ों लाखों करोड़ों का बजट है, इस समय 4 लाख करोड़ का है, मगर अभी भी अगर आप देखें तो उनको हमेशा यही माना जाता है कमजोर है। हमारी महिलाएं कितनी आगे काम कर चुकी हैं, चांद पे पहुंच गई, हर जगह इतना अच्छी तरह काम कर रही है, बट स्टिल नाउ दे आर प्रिविलेज्ड। अभी भी उनको ये कहा जाता है कि कमजोर है। तो हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है कि जो लड़के हैं वो हमेशा से कल्प्रिट है, वो हमेशा वायलेंस में सबसे आगे रहेंगे, सारे क्राइम वो करते हैं, सब कुछ ये पहले से मान लिया जाता है। और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हमेशा महिलाओं के आसपास ही घूमती आ रही है, कि आप देखोगे इलेक्शंस में महिलाओं को ये दे दो, इतने हजार दे दिए, सिंपैथी ग्रुप। उनको ये दिया जाएगा, उनको वो दिया जाता है, मगर कभी ये बात नहीं करी जाती लड़के को क्या दिया जाएगा। आप बसों में देखेंगे ये बात करी जाएगी सीट रिजर्व है, आप साउथ साइड में जाएंगे आधी बस पूरी रिजर्व है। और जो मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, आप कहते हो लड़का लड़की एक बराबर है, सब बराबर है, तो पाँव में दर्द तो लड़के की भी होता है। आप ये कैसे मान लेते हो कि वो खड़ा रहे और महिलाओं को आप पहले जगह दो? नहीं, वो भी थका हुआ है।
तो अब आप देखिए, हमारे केजरीवाल साहब थे, उन्होंने फ्री बसेस करके दी, अभी खैर ये भी कंटिन्यू कर रखा है इन्होंने, रेखा जी ने। बट आप एक बात बताओ, गरीब तो पुरुष भी हो सकता है, मगर हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बना लिया है कि आप अगर महिलाओं को कुछ दे रहे हो, आप फ्री भी बांट रहे हो, तो आप एक तरीके से ना उनको अपनी राजनीति बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत दयालु हो, बहुत काइंड हो, पर आप दूसरे जेंडर के साथ क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी याद है, इंदौर के अंदर एक पार्क था जहाँ बच्चे खेलते आ रहे थे सारे, बचपन से खेलते हुए बड़े हो गए, सदियां हो गई, मगर उसका नाम रख दिया जाए पिंक पार्क। तो वहां पे जो वो लड़का खेल रहा है 7-8 साल का, वो कह रहा है भैया मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों लाऊ नहीं हूँ यहाँ पे? तो आप एक गलत इंप्रेशन छोटे से बच्चे के माइंड पे हाँ, डाल तो रहे हैं। हेटर हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको लगेगा कि भाई ये गर्ल्स को ही सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, कहीं ना कहीं हम गलत क्रिएट कर रहे हैं अब आपकी आप नजर आते में। हैं जो आपका था कि जो जानवर मतलब डॉग्स के लिए जो इतना अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, आई बिलीव कि ठीक है, अच्छा ही बात है। अब मगर आप ये देखें कि लड़कों की हालत जो है देश के अंदर, जानवरों के लिए आयोग है, हाँ, पेड़ पौधों के लिए आयोग है, इन्वायरमेंट के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए पुरुष आयोग नहीं है। कुछ नहीं है। इवन लोग डरते हैं बात करने से, जितने एमपीज हैं, कि क्यों करें। अभी हाल ही में हमारे अशोक कुमार मित्तल जी हैं, बट वोटर्स तो मैन भी होते हैं, दे ऑल्सो वोट फॉर द पार्टी। मगर उनको माना नहीं जाता है ना, वो तो पहले से मान लिया जाता है कि वोट बैंक तो हमें महिलाओं का चाहिए, वो तो अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने आप डलवाई देंगी। और ये तो बड़ा कॉमन सी लाइन है, खाना चाहिए तो वोट डाल के आओ भाई वहां पे। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं होता, खैर। ये भी लाइन जो है हमने इलेक्शंस में देखी थी, हम्म। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने लाइन बोली है कि ओके। अगर वो इतने आपको इतने पैसे दे रहे हैं, अगर कल ये अपने पति से वोट डलवाओ वरना खाना मत देना। ये हमारे लीडर्स की लाइन है, मैं यहाँ कोट नहीं करना चाहूंगा, मगर ये उनकी लाइन है। नहीं, यू कैन कॉट, तो ये चीजें हमारे, रियलिटी शुड कम आउट। ये हमारे यहाँ से जो एक तरीके से जो मैन बैशिंग है और जो मिसेंड्री है, वो शुरू से लेके ऊपर तक पहुंच चुकी है। और मैंने आपको बताया कि जानवर, पेड़ पौधे सबके लिए आयोग है, मगर पुरुषों के लिए नहीं है। मतलब आप सोचो कि सबकी इंपॉर्टेंस है, पुरुषों की नहीं है। तो आप जब बात करते हो रोड्स के ऊपर ना, वहां पर भी जो इतना अच्छी स्ट्रेंथ नजर आई, वो जानवरों के लिए आई। आप निर्भया कांड की बात करते हो, निर्भया के टाइम पे जितने लड़के थे ना, उनमें 80 to 90% आर द मेन जो हाँ, सपोर्ट कर रहे थे। ये मैं मानती हूँ कि if किसी लड़की के साथ गलत होता है तो उस प्रोटेस्ट में नंबर ऑफ मेंस और बॉयज बहुत ज्यादा होता है, और मतलब जब अतुल सुभाष मेल। जैसे केसेस आए, वहां तो पे आपने एक कितनी भी महिला को वुमेन्स, देखा? हाँ, नो, नहीं, वुमेन्स वर नॉट देयर। हार्डली यू सीन 2-3-1, बस इससे तो कुछ हाँ, नहीं। तो ये हमारे देश की चीजें हैं, और ये मैं तो ये कहता हूँ सभी लड़कों को, भैया इक्वालिटी का टाइम है, आप भी सोचो ना कि क्या बैलेंस है। आप कहीं जा रहे हो तो उससे पहले ये सोचो आपके साथ कौन आया था। नहीं, अब वैसे कंडीशन ऐसी हो गई है, ये जो डाइवोर्सेस केसेस होते हैं, अगर आप यंग जनरेशन को सुनेंगे, बॉयज जो है वो लिटरली, देखिए ये बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं लड़कों पे। और हार्ड एंड मनी जो होती है, देखो मैं तो यही मानती हूँ कि बच्चे 9th क्लास से लग जाते हैं, लड़के भी। और 9th क्लास, क्योंकि उनको डिसाइडेड होता है भाई मुझे अर्न करना है, मुझे फैमिली चलानी है, मुझे मम्मी पापा को भी देखना है, और अपने और भी रिलेशंस होते हैं घर के, मुझे उन्हें भी देखना है। और ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि कुछ महीनों में आपका रिलेशन खराब होता है, और वो आपकी हर एक चीज पे, लोगों को लगता है कि वो एक प्रॉपर्टी लेके गई है, पर वो उस बच्चे की ना 9th क्लास की मेहनत होती है। 9th क्लास से इतने सालों तक वो जब सारी सोसाइटी को त्याग कर बैठा हुआ होता है, वो किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जा रहा होता, उसका क्या एक ओम होता है, किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या इंजीनियरिंग करनी है, या किसी को डॉक्टर भी बनना है। तो बैक ऑफ द माइंड देखो, हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं कि अब तुम अर्न करोगे तभी अपनी एक अच्छी लाइफ अपने को दे पाओगे। बेटी के लिए तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं, फैक्ट है, अब प्रोवाइड भी करा देंगे। बट बेटे को हम ट्रेंड करते हैं कि यू हैव टू अर्न योर सेल्फ, चाहे हमारे पास कितना हो, एक होता है। और वो सब कुछ जो है वो एक झटके में उसका चला जाता है। तो अब बच्चों से अगर आप बात करो तो कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि मॉम, मतलब जैसे रिलेशन में भी जाओगे, आंटी चाची, नहीं, शादी में भैया मैं अगर शादी करूंगा तो ईच एंड एवरीथिंग मैं तो अपनी मम्मी या पापा के नाम पे लूंगा। वो अब एक फियर बैठ गया है। सोसाइटी ब्रेक हो रही है, मैन और मेल और फीमेल में हो चुकी है। तो इसमें जैसे आपके पास केसेस आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मेंस की सारी प्रॉपर्टी चली भी जाती है, तो उन चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप उन्हें जैसे वकील प्रोवाइड कराते हैं, या मेंटल हेल्थ भी सफर करती है, अफकोर्स यस करती है, जब एकदम झटके से कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, तो
टूटन तो होती है, उन चीजों को कैसे हैंडल करते देखिए, हैं? मैं अपना कुछ कुछ पॉइंट्स जो है काफी सारे हो गए, मैं आपको एक एक करके आता हूँ। हाँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो स्कूलों में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं हम्म। वो लड़के होते हैं। हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में फिर भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम ये हम्म। कहते हैं बच्चे बचाओ ना, दोनों को बराबरी से देखो। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई है, आप कोई एक महिला बता दो जो बेरोजगार पुरुष से शादी कर रही हो। डेफिनेटली नॉट। तो ये एक सच्चाई है सोसाइटी की। हम हमारे कानून, हमारे पहनावे सब विदेशों को देके कॉपी कर रहे हैं, मगर ये नहीं कभी कॉपी करते हैं कि वहाँ पे सब लोग बराबरी अपनी फैमिली को रेस करने में महिलाएं चाहे पुरुष दोनों अच्छी तरह 100% दे रहे हैं। हम लोग तो कई जगह देखते हैं कि कहीं पे महिलाएं हैं, वो कुछ अच्छा काम कर रही है तो वहाँ पे हस्बैंड जो होता है उसको पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपने घर में भी रह रहे होते हैं, बाकी काम भी कर रहे होते हैं। हाँ, होता है। तो अब ये जो चीजें हैं हमारे देश में नहीं हुई। अब आप रही बात केसेस की लेके हम बात करते हैं, तो हमारी जो एनजीओ है वो उनको ही सबसे पहले मोरल सपोर्ट करती है, देती है कि भाई आपके साथ कोई बात करे या ना करे, हम आपके साथ हैं। कोई आपको सुने या ना सुने, वी आर हियर। हमारा सबसे बड़ा जो स्टेप होता है हमारा होता है कि उसको एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम देना, उसके मेंटल स्टेट को बराबर करना है, सही करना है। क्योंकि अगर हमने उसे मोरली हमने उसको बैलेंस कर दिया ना, तो वो सारी लड़ाई जीत गया अभी तक। और जैसे आपने एक लाइन बोली कि आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी, हमारा कानून में कहीं भी प्रोविजन नहीं है, कहीं नहीं लिखा बट कि मोस्ट आपको ऑफ द देना। केसेस में होता है कि वो क्लेम करती हैं और हो भी क्लेम जाता तो है। देखिए, वो अल्टीमेटली वो कहाँ आता है, सेटलमेंट में। आप हार कर पेपर पे सब कुछ लिखवा के सेटलमेंट करा रहे हो, एमओयू साइन हाँ, करा वो रहे होता है हो, ना, उसमें आ लड़ते रहा लड़ते थक जाते हैं, वो है। या फिर एलिगेशंस लेते रहते हैं। जो हायर कोर्ट्स हैं वो दबाव बनाती हैं कि लड़के को इतने पैसे, लड़की को इतने पैसे दो तो छुड़वा लो अपना पिंड। इवन सिंस बिगनिंग जब एक कंप्लेंट फाइल होती है, पूरा सिस्टम जानता है कि हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिंगर ऑन करना है, इनको थका दो, ये बेचारा अपना थक जाएगा, कहेगा अपनी प्रॉपर्टी बेचो, अपने वहां के ज्वेलरी बेचो और इसको पे करो। तो फिर ऑप्शन भी क्या है? कब तक वो कोर्ट के धक्के खाता नहीं रहेगा? देखिए, इट्स मैं ये कहना चाहूंगा, इट्स अ वॉर, इट्स अ जेंडर वॉर। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। और आप ये कैसे मान लें कि हम लड़के कुछ करते भी नहीं है, कुछ किया नहीं है, और सिर्फ एक महिला ने कागज पे लिख दिया कि मेरे साथ ये हुआ। आपको अगर डाउरी के केसेस देखेंगे तो 15% कन्विक्शन रेट, तब 85% जो केसेस हैं वो केवल फाइल हो रहे हैं कन्विक्शन। और जो आप अगर रियलिटी में और डीपली जाओगे, जो वो 15% कन्विक्शन है जब वो हायर कोर्ट में जाता है वो भी खत्म हो जाता है, वो रह जाता है 1-2%। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। तो आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मिसयूज वाला लॉ है वो है 498। हाँ। और फिर भी हमारी जो सरकारें हैं जो अभी तत्कालीन है, उन लोगों ने भी जो नए बीएनएस के कानून लाए उसके अंदर भी सेम कानूनों को कॉपी पेस्ट कर डाला। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि भाई इतने सालों से देखते आ रहे हो, इसको कहते हैं लीगल टेररिज्म का नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये लीगल टेररिज्म कब तक चलेगा? आपने इससे सीख लेके क्यों नहीं इसमें सजेशन कुछ भी चेंजेस करे? हाँ, कुछ नहीं किया, amendment नहीं। सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि इनके लिए वुमेन पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नहीं, वुमेन ऐसा भी नहीं कहना, क्योंकि पहले देखो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स भी होते थे, तभी ये 498 आया। देखिए और वहां पे वो रिपोर्ट होते थे तो हाँ। आपको नजर आया, यहाँ तो प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात में आता हूँ, महिला से डाउरी मांगी जाती है, ये कानून मतलब ये कहा जाता है क्राइम है। जब महिलाएं खुद खड़े होकर कहती है मुझे एलिमनी कहती है, उसको नहीं आप क्राइम मानते हो? हाँ, ये भी क्राइम माना जाना चाहिए। महिलाएं कोर्ट के अंदर आप 4 लाख करोड़ का बजट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड का, 4 लाख करोड़ का बजट लगा के, मतलब इतने करोड़ हो गए, अगर एक महीना को पैसे देने लगे तो कई लाखों में पहुंच जाएंगे। तो जो टारगेटेड है, मतलब कोर्ट में महिला आ रही है कि मैं इनकैपेबल हूं और मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूं, मैं गरीब हूं या जो भी है, मेरे को आप मेरे पति से पैसे दे दो। यू हैव अ टारगेटेड पर्सन कि भाई ये लोग हैं, इनको जरूरत है। तो मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके वहां पे आउटलेट्स क्यों नहीं है? आप अपने काउंटर्स लगाओ, सबसे पहले आप लगाओ कि ठीक है आपको कुछ भी जरूरत है किसी चीजों की, आओ हम आपको अपस्केल करते हैं, आपको नौकरी देते हैं आशा केंद्र में। लघु उद्योग जो है इतने सारे, वहां पे उनके लिए स्कीम्स हैं जो कई कई करोड़ तो गवर्नमेंट दे रही है। तो आप क्यों नहीं उनको वहां पे लगाते कि भाई आप ये काम सीखो और अपने खुद पैसा कमाओ, अपने पांव पे खड़ो, जीडीपी में साथ दो? मगर नहीं, ये सब बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैं तो ये पूछना चाहता हूं ना कि आखिर जब आप कहते हो कि महिला बराबर है, उन्हें हमें ऊपर बढ़ाना है, तो क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? मैं तो कहता हूं ये जो
पेट्रियार्की है ना हमारी जो जुडिशरी सिस्टम में चलती आ रही है, इन सब में सबसे पहले इसको खत्म करना चाहिए। दे आर कैपेबल, इतना अच्छा काम कर रही है, उन्हें आप क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में ला रहे हो? आपकी कहनी आप और ये जो चीजें है ना, इनबैलेंस जो बहुत ज्यादा हुआ है, आप एक सोचो, एक हमारे यहाँ का यूथ है, आज वो शादी करने से डर रहा है। हाँ, ये फैक्ट है। दूसरा, एक जब फियर क्रिएट हो चुका है कि अगर 2 महीने 3 महीने के बाद ब्रेकअप हो जाता है तो, और मतलब शादी टूट जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। अल्टीमेटली उनके दिमाग में पहले से एक चीज आ गई है। और सबसे पहले तो हम महिलाओं की बात करते हैं, मैं किसी भी महिला के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर ज्यादातर जो केसेस कर रही हैं महिलाएं या उनके अभिभावक जो हैं, उन लोगों में सब में दिमाग में एक चीज आ गई है कि मान लीजिए इट्स अ फेल मैरिज, तो फेल मैरिज का अल्टीमेटली एंड अप कैसा होना चाहिए? केसेस डाल दो, पैसे मिल जाएंगे, खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ का जो मोरल है ना कहीं बहुत ज्यादा गिर चुका है। आप, इतनी गंदी लड़ाइयाँ हो गई हैं नहीं, मैं कि आपको बताऊं, एक तो इंडिया में देखो हमारे यहाँ सिस्टम है हमारी सोसाइटी में कि एक मतलब लेडी को जो है अपने घर की भाग्य लक्ष्मी माना जाता है। मैं हूँ या किसी के भी घर में होगा, वो जेंट्स जो होते हैं वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो वुमेन के नाम पे खरीदते हैं। टैक्स की बात नहीं होती, कुछ लक की बात। मेरे पापा ने हमेशा जो कुछ खरीदा वो मेरी मम्मी के नाम पे खरीदा, या मेरे हस्बैंड जो कुछ भी बाय करते हैं वो कुछ भी अगर बाय करते हैं तो उनको ये लगता है कि शी इज माई लक। ऐसा एक हम लोगों के वो चला आ रहा है नाउ इट्स ट्रेंड सा। चेंजिंग, मनी और कंट्रोल का अब भी। हाँ, और फिर क्या होता है जब अचानक वो डाइवोर्स पर बात आती है, मैंने अपनी भी फैमिली में देखा है कि जो भी प्रॉपर्टी उसने बाय की थी, उसने सब कुछ जो है वो अपनी वाइफ के नाम पे बाय की थी, जैसे फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया। और उनके उनमें क्या चल रहा था कि भाई तुम अपनी सैलरी सेव करते रहना, मेरी सैलरी से घर चलेगा, ईएमआईज जो भी हैं जो बाय करेंगे, मतलब दोनों मिलकर इसलिए चल रहे थे कि एक जना कैश इकट्ठा करता रहेगा और मैं सब कुछ बाय करूंगा। और शादी के 16-17 साल बाद अचानक उन्हें लगा कि भाई मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, और जब सेपरेट हुए तो सब कुछ उसी के नाम है। अब लड़ते रहो, कहाँ तक लड़ोगे? अब वो देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ से लड़े, क्योंकि लड़के के पेरेंट्स भी नहीं है, मदर फादर कोई भी नहीं है, और कुछ 2-3 साल पहले ही उसकी बहन की भी डेथ हुई थी, तो वो एक मेंटल ट्रॉमा में पहले ही था, क्योंकि ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द, उस डॉटर की भी, बहन की बेटी की भी केयर कर रहा था, सारी चीजें थी। अब ऐसे में जब कोई आपको बिल्कुल गिरा के चला जाए तो फाइट करने का तो ऐसे टूटे हुए इंसान पे तो ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर कैसे फाइट कर पाएंगे ये लोग? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि आपको अगर प्रूव करना है कि जो आपने खरीदा है वो आपका ही है, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। पुरुष अगर सबसे बड़ी गलती करता है तो वो प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस के नाम पे या महिलाओं के नाम पे खरीद के करता है, और इसमें कहना मुझे कोई गलत नहीं लगता, नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली में आपने नहीं खरीदी हुई? मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं मैंने नहीं कही थी। ओके। जो मनी कंट्रोल अभी अभी सर्वे आया था, हम्म। कि लड़कों को ये समझ में आने लगा हम्म। कि ये गलती का खामियाजा कितना बड़ा है। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया के, जहाँ पे जब वो सीनियर सिटीजन होते हैं या उनकी एज पे आ गया, जो अपने एक्चुअल में जो उन्होंने सारी जिंदगी कमाया, मेहनत करी है, उसका आज वो भोगने के लिए बैठे हैं, हम्म। तब उन्हें प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कर दी थी। वाइफ जो है आज वो दूसरे मर्द के साथ में या अपने बच्चों के साथ में, हाँ, ये कुछ और एक ट्रेंड सा बन गया उनको है। घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ। और लड़के जो है वो ऐसी कंडीशन में आए होते हैं, उनके कुछ बचता ही नहीं है, ना नहीं, मैं बैंक बैलेंस। आपको अपना पर्सनली एक केस बताऊं, मैं एक को जानती हूँ जिसने एक डाइवोर्सी से शादी करी, उसका बेटा भी था, उसे पढ़ाया लिखाया, नाउ ही विल बी इन 12th और समथिंग, और फ्लैट भी खरीदा। आज वो तो रह रहा है पीजी में, वो मजे से अपने बेटे के साथ घर में रह रही है, एंड ही इज स्ट्रगलिंग। उसके पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है। पर ऐसे केसेस में कर क्या सकता है इंसान, देखिए, कहाँ तक पहली करेगा? बात तो ना, मैं आपको, अगर इस तरीके को केसेस हैं जिन पे हुए हुए हैं, हम्म। तो देयर इज ए रेमेडी। और आपने पूछा कि वो कर क्या सकता है या कोई भी ऐसे लोग हैं, तो मैं एक नहीं, आदमी जॉब करेगा, ऑफिस जाएगा, कहाँ तक वो कोर्ट के धक्के खाते रहेगा? देखिए देखिए, एक तो बैक सपोर्ट आप होना एक चाहिए, बात छुट्टी समझो, मिलनी नहीं है रोज मेरा रोज। इसमें एक ही कहना है कि इस लड़ाई में अगर हम हारते हैं ना, हम्म। तो हम एक तरीके से 20 परिवार और खराब कर रहे हैं। कैसे? ये जो हमारा ट्रेंडिंग हो गया, अगर आप पैसे देते हो किसी महिला को, केसेस करती है, पैसे दे के सेटल करते हो ना, तो जो महिला पक्ष के 10 परिवार है ना, उनके दिमाग में आ जाएगा चाहे कुछ भी हो, पैसे तो मिल ही जाएंगे। और जो लड़के हो, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, हमारी एनजीओ में लाखों ऐसे केसेस हैं, लाखों केसेस हैं जहां पे 0 पे केस सेटल हुए हैं। ओके। इवन महिलाओं ने जो उनके अपनी
मदर इन लॉ वगैरह की ज्वेलरी छीनी थी, वो भी वापस करके जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो आपने तो इनको एक बहुत अच्छा इजी केक दे दिया, जब मर्जी आओ और सब लूट के चले जाओ। हमें तो लड़ना पड़ेगा ना, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लड़ना पड़ेगा। अगर आप उनको टफ फाइट नहीं दोगे तो क्या होगा? कानून में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सब उस पर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला होता है कि आप अपना मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो, आपको अपनी रूट सही है, आप पाँव पे खड़े हो, अपना इमोशनली सब कुछ मेंटली बैलेंस करना ये बहुत जरूरी है। आप जिस दिन वो बैलेंस करने पे धीरे धीरे आते हो, आपका जो टेंशन है ना कि क्या क्या चीजें करूं मैं, क्या क्या करूं, आपके बैलेंस दिमाग में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री भगवान ने ऑलरेडी दे रखी है। हमें क्या चीज नेग्लेक्ट करनी है, क्या चीज हमें मैनेज करनी है, आप उस मोड पे आ जाते हो और उसके बाद में धीरे धीरे करके केसेस में फाइट करना चाहते हो। 100% तो नहीं कहना चाहूंगा, मगर 98% केसेस के अंदर कोई रीजन ही नहीं होता। केसेस के अंदर मतलब उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, दे आर बेसलेस। हमारे जो पुलिस वाले हैं इनको कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है। उनको मालूम है केस सेटल होना है और इनसे पूछेगा कौन? वो उनकी चार्जशीट के अंदर भी एविडेंस नहीं होते। तो केस लड़ना पुरुषों के लिए बहुत आसान है और वो जीतते ही जीतते हैं। बस आपका क्या है, समय देना पड़ेगा। आप जो हमारे यहाँ पे एनजीओ के अंदर एडवाइजर्स होते हैं, वी हैव सेवरल स्ट्रेटजीज कि हमें कैसे लड़ना है, अपने केस को ध्यान से लड़ना है। हम लोग जो 340 है, हालांकि आजकल कोर्ट भी जो है उसको भी नहीं देती, क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो आप यूएस के लॉज को देखो, यूके के लॉज को देखो, आपको ढूंढोगे कि परजुरी झूठ बोलने पे जो सजा होती है, जजमेंट आपको नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कब की? 90s की। क्यों? किसी की हिम्मत ही नहीं कोर्ट में खड़ो के झूठ बोलने की। डोनाल्ड ट्रंप तक को उन्होंने ना सजा का दे दिया था। नहीं, फॉरेन में एक केस है कि एक एक्टर है हॉलीवुड का जॉन करके, उसको एलिमनी वापस मिली थी क्योंकि उसको उस बीच में काम नहीं मिला था। उस बीच में जो भी उसका मतलब क्या कहते हैं हैरेसमेंट हुआ था, डिफेम हुआ था, उसके लिए उसने एलिमनी। पर इंडिया में कोई आज तक ऐसा केस हुआ है कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ अगर वो जीता है तो मतलब आदमी को भी एलिमनी मिल सके? इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है कोई केस आज तक? देखिए, अगर एलिमनी की बात करेंगे ना, तो हमारे तो जो जुडिशरी है नीचे से लेकर ऊपर तक ना, उन सबको बड़ा दर्द हो जाएगा। और ये बड़ा कॉमन चीजें हैं, क्योंकि नहीं, ऐसा हमारे मैं आपको जुडिशरी क्लियर करता सिस्टम हूँ में क्या कुछ होता नहीं है। है कि अगर मतलब वो कई बार होता है एलिमनी सिस्टम में नहीं है, अच्छा, आदमी सिस्टम को में कुछ तो नहीं एलिमनी मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा महिलाओं को एलिमनी दिलाने का भी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा एक अच्छा। सपोर्ट सिस्टम की बात करी गई थी, वो कितना होना चाहिए था? आप मेंटेनेंस की बात करते हो, ये 500-600 रुपए की मेंटेनेंस की बात होती थी मतलब कि उसका सपोर्ट सिस्टम। लाइवलीहुड चलता रहा है। हाँ, मगर यहाँ पे क्या करने लगे, 1/3 प्रॉपर्टी, 1/3 सैलरीज पे आ गए। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर तो इतना, मैं कहूंगा इसको एक लीगल टेररिज्म है। मिनिमम वेजेस जो है लड़का कमा रहे हैं जनरली जो है लेबर क्लास वगैरह, 10-12 हजार रुपये महीना मिलता है। कोर्ट के अंदर मिनिमम वेजेस को हमारे यहाँ का जो है केजरीवाल साहब ने ये ले आए थे कि उनको खुश करने के लिए 18,500 रुपए की सैलरी कर दी है। कोर्ट क्या कहती है, तू 12,000 कमा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तो मिनिमम वेज 18,000 है, मैं 18,000 के हिसाब से मेंटेनेंस बांध दूंगी तेरी 8,000 रुपए, 7,000 रुपए। अब वो 12,000 कमाता है, 7,000 वाइफ को देगा, खुद क्या खाएगा? पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ पेरेंट्स भी है। है, घर भी है, सब कुछ है, कोई सिस्टम नहीं। हमारी जुडिशरी के पास आप अपील लगाओगे, सुनेंगे भी। क्या सुनना है? केवल महिला। भाई क्यों? वो भी देश का नागरिक है। आपका ठीक है, हम मानते हैं कि महिला कोर्ट बन गई, अब क्या करें, देश में पुरुष कोर्ट नहीं है तो अब कोर्ट में प्रोविजन नहीं है, लॉ में नहीं है, तो हम क्या करें? मगर आपके पास तो पावर है ना, आप ये कह सकते हो कि आप 6 महीने काम करो, अपने पाँव पे खड़े हो, 6 महीने का सपोर्ट में दिलवा देता हूं। मगर यहां बात नहीं होती कभी। यहां तक कि आप बच्चों की बात करोगे, बच्चों को टूल बना के यूज करा जा रहा है। महिलाएं क्या करती हैं, अब 498 के अंदर अरेस्ट बहुत कम है, लीस्ट है। वो कुछ बिहार में और यूपी में जो जजेस हैं वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, वो एक अलग चीज है, या कलकत्ता के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट जो अरनीश कुमार की जो जब से जजमेंट आई, अरेस्ट बहुत लीस्ट है। अब इनको नया चीज चाहिए थी कि भाई पैसे एकदम से निकल जाए, कैसे निकल जाए, केस जल्दी खत्म हो। तो इन्होंने क्या करना लगा, बच्चों के नाम से पॉस्को केस हस्बैंड पे डलवाने लगे। बच्चों के नाम से पॉस्को? कि मेरा जो फादर है मेरे साथ सेक्सुअली अब्यूज करता था, सिर्फ एक लाइन डाली और बस उसको अब उसका शोषण चालू। एफआईआर होती है, क्योंकि बड़ा ट्रिगर है, आपने एक कंप्लेंट करी, डीसीपी के पास रिपोर्ट जानी है, सबके पास जानी है, फटाफट कुछ घंटों में एफआईआर होती है, लड़कों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट हो गए, फिर कहेंगे पैसे तो सेटल करो।
तो ये बहुत सारी एफआईआर क्रैश सुप्रीम कोर्ट जाके हो रही है, हाई कोर्ट हो रही है, जहां पर वो बच्चा जब बड़ा होता है वो कहता है कि भाई नहीं, मेरे पापा ने मेरे साथ कुछ नहीं गलत किया, मैं तो मम्मी ने कहा था या वो जो भी था। तो वहां पर भी कोर्ट जो है ना, वो झूठे केस फाइल कराने वाली महिलाओं को कभी सजा नहीं देती। या फिर हम 498 के अंदर भी आप जो बात करते हो ना कि क्यों नहीं सजा होती, वहां पर ही लिखते हैं सबूतों के अभाव में महिला को छोड़ दिया गया। अरे सबूत तो है ही नहीं, सबूत पहले भी नहीं थे। पहले भी नहीं थे। आप ये बोलती है कि मेरे को मारा पीटा, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। लड़कों के पास टिकट्स होती हैं कि उनको बकायदा फ्लाइट की, ट्रेन की टिकट करा के बेचारा छोड़ के आया, कई केसों में तो उनके घर तक छोड़ के आया, मगर ये कह देती है घर से बाहर निकाल दिया। और कोर्ट को पता है, दे आर, जो हमारे जजेस हैं वो इतने शार्प होते हैं, उनको पहले दिन से मालूम है कि ये झूठा है, मगर फिर भी क्या है, वो चलाए जाते हैं। क्यों चलाना है? हैरेसमेंट। लड़का थक जाएगा, पैसे दे देगा। मतलब लेकिन जैसे आपकी एनजीओ है, आप जो करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि किस लेवल पे काम करना चाहिए, किस तरह इसको मेंशन कराना चाहिए? क्योंकि ये चीज चल बहुत ज्यादा रही है कि इजीली, अभी तो मैंने भी एक पीछे एक केस पढ़ा था, शादी को 1 महीने ही हुए थे और अच्छे करोड़पति फैमिली में हुए थे, उसमें जज ने थोड़ा डिफरेंटली बिहेव किया था कि उसने फैसला ये दिया था कि 1 पैसा नहीं मिलेगा, और उसने लिटरली खुद लेडी को बोला कि भाई नहीं, एक तुमने, पैसा नहीं मैडम, 2 फ्लैट, एक जो बॉम्बे का फ्लैट है ना उसके नाम पे करा है, वो 4 करोड़ का। नहीं, एक केस मैंने पढ़ा है बॉम्बे का ही केस उसमें था, इसमें मानहानि हाँ, को भी लेके लेकिन लेटर उसने छपवाए जज थे। ने तो मना कर दिया था कि भाई तुमने तो ऐसे वो समझ रखा आपने है वो कि सिर्फ जो न्यूज में पहली आई ना, पहली जो हियरिंग थी जिसमें हाँ ऑर्डर आया वो आया, जब वो डिस्पोज ऑफ पे आया तो उनका सेटलमेंट जबरदस्ती करा के ये कराया गया। कुछ महीनों की नहीं, कुछ दिनों की शादी थी वो, हाँ, कुछ दिनों की शादी थी। और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, जो बॉम्बे का फ्लैट था, वो उसके नाम पे करा दिया। अब मतलब आप सोचो ना कितना इजी हो गया। आप शादी करो, नहीं रहना कोई बात नहीं, एक फ्लैट तो मिल ही जाएगा, हाँ, ये मतलब कमाने की जरूरत ही नहीं है। आप कमाओगे क्यों? हमारे यहाँ पे अगर सोचते हैं ना कि महिलाओं को क्या जरूरत ही क्या है, आपने कहीं भी शादी करती है, कहीं से भी कुछ भी ला, पैसे मांगो, कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। तो ये चेंज कैसे आ सकता है? आपके एनजी ने कुछ देखिए किया? हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि पुरुष जो है ना वो भी एक इंसान है, वो भी इस देश का नागरिक है। आप जब नागरिक को नागरिक नहीं समझोगे ना, उसे केवल एक एटीएम मशीन समझोगे, या फिर आप उसे एक स्पर्म डोनर समझोगे ना, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आप हमारे देश की जड़ें खराब कर रहे हो। अगर हमारा यूथ कोर्टों में जाके केस लड़ता रहेगा, आधी अपनी जिंदगी जो उसका एज होती है 26 से लेके 40 तक की, जो अच्छा प्रूव काम करने करने की की होती है, देश के लिए काम करने की होती है, वो कोर्टों में बिताओगे ना, तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक फेयर बन गया है बच्चों में शादी करने के लिए कि अगर नहीं चली तो क्या तो होगा। जायज है। आप सोचो कि आप एक लड़का यंग है, ठीक है, अगर वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आता है, महिला ने सिर्फ इतना बोल दिया कि इसने मेरा शादी के झांसा देके किया। हाँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि देखो, ये तो मैं भी पर्सनली मानती हूँ कि एक औरत अगर किसी आदमी के साथ लिविंग रिलेशन में जा रही है तो बाय चॉइस जा रही है। नोबडी इज फोर्सिंग यू कि तुम उसके साथ लिविंग रिलेशन में जाओ। और सबको पता होता है कि आपने फॉरेन से ही ये कल्चर सीखा है कि लिविंग रिलेशन का कोई बेस नहीं होता, मन कर वो बनाया ही इसलिए जाता है कि आप दोनों स्वतंत्र हैं, कि आप जब तक चाहेंगे इस रिलेशन में रहेंगे और जब चाहेंगे आप इस रिलेशन से निकल सकते हैं। बट ये फिर मैं जब ये केस पढ़ती हूँ मुझे सच में समझ में नहीं आती ये शादी वाले फंडे कहाँ से आ जाते हैं। आप खुद ही जा रहे हो ना, आप खुद ही उसी के पास गए हो, आप बिना शादी के एक ऐसे रिलेशन में जाना चाहते हो जहां आपकी सारी नीड पूरी हो सके, तो वो ओपन रिलेशन हो गया। ओपन रिलेशन में फिर कमिटमेंट तो होता ही नहीं, कमिटमेंट तो शादी में होता है ना। फिर इसके लिए एक लड़की क्लेम कर सकती है ना। लेकिन अगर एक लड़का जाना चाहे कि भाई मैंने तो इतने साल इतना स्पेंड किया, ये सब करा, और इसने मुझसे शादी करने को कहा था अब नहीं करी, तो क्या वो केस बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। आप पुलिस में रीजन जाओगे, दोनों इक्वली तो है। पुलिस में जाओगे, कोई लॉ ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, किसके अंदर आप केस सही से कराओगे? धोखाधड़ी में क्या करोगे? कुछ नहीं होगी। आपको मैं, मतलब चीटिंग, मैन वुमेन कैन, मतलब मैन कैन चीट शी बट कैन वुमेन डू कांट चीट। एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकती है। सिर्फ उसे लाइन लिखनी है कि मेरी सहमति के बगैर सब कुछ करा। वो इन लोगों के, हम लोग हजारों एफआईआर पढ़ते हैं, बड़ा एक कॉमन लाइन होती है, उसने मुझे पानी के अंदर कुछ मिला दिया था या कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया और मेरे साथ रेप किया। अरे भाई तू एक बात बता, वहां अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाके होटल में क्या करने गई थी? वहां कैरम तो खेलने नहीं गई थी। नहीं, ये सबको पता होता है। तो ये सब चीजें जो है पता सबको होता है, मगर लड़कों की जिंदगी खराब। आप एक छोटा सा लड़का, अपना उसका जो आज सबने उसको बचपन से लेके बड़ा किया, तुझे भाई पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब चाहिए वरना लड़की अच्छी नहीं मिलेगी, वो आज इतना स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ करके आज कुछ बनने लगा, उस टाइम पे एक निशान आ गया। आप एक रिलेशनशिप में थे, आज दीदी को लगा कि भाई नहीं मेरा तो इसके साथ नहीं चल रहा है, और लड़के ने बोला नहीं मैं तो इतना सीरियस हूँ, तू सीरियस है,
मेरे पास कुछ है, उसने लगा ये मेरे को तंग कर रहा है, मुझे छेड़ता है, मेरे साथ जिसने रेप किया है, उसकी सारी जिंदगी खराब। उसे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, चाहे वो सरकारी जॉब हो, बिल्कुल अगर होगी तो छूट जाएगी, निकाल दिया जाएगा उसे नौकरी से। सारी जिंदगी वो बेचारा एक स्टिग्मा में रहेगा कि ये रेपिस्ट। उसकी हमने कई केसेस देखे हैं जहां पे पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चे के नाम पे ये आ गया। नहीं मैं आपको एक केस बताता हूँ, हमारे पास एक केस था गुड़गांव का। दोनों जो कपल थे, अपने कैरियर को उन्होंने करके, और आई थिंक कनाडा के अंदर दोनों की जॉब लगी थी, एक कुछ महीने शादी को हुए थे, तो वो इंडिया आए, और न्यूली मैरिड कपल मुश्किल से आई से मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ, और उसके ऊपर जो उसकी लड़के की गर्लफ्रेंड थी, अब उसको जलन की इसने शादी कर ली। वो गई गुड़गांव के अंदर एक थाने में कि भाई इसने तो मेरे साथ ना इतने साल तो रेप किया, सालों तक रेप किया, और अब ये जो है ये बस इतनी लाइन लिखवाई। तो लड़का जो था, सब लोग मतलब कानून को मानते ही हैं, पुलिस वालों ने बड़े स्मार्टली बोला अरे एक छोटी सी कंप्लेंट आई है, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। वहां पे गए और लड़के को अरेस्ट कर। लड़की का चूड़ा नहीं उतरा, उसकी वाइफ का। वो इतनी परेशान कि वो करे क्या। हमारे पास उसका हेल्पलाइन पे कॉल आया, मैंने उसको एड्रेस किया। आप ये समझो, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। वो उस लड़की ने हमारे कहने पे डीसीपी, डीएसपी, एसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर एक जगह गेट खटकाया हो कि मेरी बात सुनो, ये सब हमारे पास एविडेंस है। जहां पे इसने खाब बोला कि मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी, तेरे बिहेवियर इश्यूज है, तुझे इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है, ये सब हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, तू इतनी वायलेंट हो जाती है, तूने मुझे मारा है, मेरे चोट भी लगी हुई है, मैं नहीं करूंगा। सारी चीजें हैं, सब कुछ है, मगर 7 महीने लग गए उस बेचारे को बेल मिलने में। हम लोग बेल आती थी, डॉक्यूमेंट्स आते थे हमारे यहाँ के, जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, जो उनके लीगल एडवाइजर थे, कुछ कंटेंट ही नहीं डाल रखा है जो उसके साथ लड़के साथ बीत रहा है। एक कॉपी पेस्ट बनाई, एप्लीकेशन फाइल कर दी, फिर वो रिजेक्ट। फिर हम लोग आए पिक्चर में, हम लोगों ने ढंग से जो भी एविडेंस है उनको सारा लाइनअप करा, एक एक चीज को पिरोया, कैसे कैसे करना है, और फाइनली जाके उनको हाई कोर्ट से बेल मिली। तो आप एक सोचो, सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, बोथ आर एडल्ट, आप अपनी मर्जी से रिलेशनशिप बना रहे हो, तो अपनी बदला निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए आप एक लड़की की जिंदगी से बर्बाद कर रहे हो, खेल रहे हो। आप कुछ तो डरो, कुछ तो अपने में एथिक्स लाओ। तो ये चीजें बहुत हमारे यहाँ एक स्वरूप करके लड़का था, उसकी हालत ये थी, डिवोर्स हो गया, ही इज ए लॉयर, लड़का लॉयर था। अच्छा। लड़की बड़ी मुश्किल से उसका डिवोर्स हुआ, वो मेंटली इमोशनली इतना ब्रेक हो चुका था। वो लड़की डिवोर्स हो जाने के बाद में उसका पीछा करती थी, जहां वो जाता था वहां जाके कभी भी कंप्लेंट लिखा दी पुलिस में कि मेरे को छेड़ रहा है, पुलिस फिर बुला लेती थी। उसकी जिंदगी इतनी दुभर कर दी थी कि वो बेचारा क्या करे। उसे घर के अंदर बंद करके, नंगा करके मार रहे हैं, बंद करके चली जाती थी, ये सब काम करती थी, ये लेडी करती थी। लेडी करती थी। वो बेचारा इतना डिप्रेस था कि मैं क्या करूं, उसने फाइनली सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे। मगर कभी भी आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो बेचारी देश की महिला है, आप क्या करोगे। मगर आप एक सोचो कि देश का नाग बेटा भी तो मर रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा। नहीं, वो तो अजीब लगता है कि जब सुभाष जैसा लड़का वीडियो बना के गया, उसके बाद भी आज तक वो एआई एक्सपर्ट, देश के लिए इतना बड़ा एसेट है वो, और वो एक वीडियो बना के, और वो वीडियो ऐसी भी नहीं है, आप अगर उसको, इतनी लंबी वीडियो है, डिटेल के अंदर आप नहीं, देखोगे। सारा पेन उसने शेयर किया है, और कितने सारे केसेस उसके ऊपर हुए थे। तो वो थक चुका था कि कहाँ कहाँ तक मैं सबका जवाब देता रहूंगा। और थोड़े दिन तो वो चीज़ चली, लोगों को लगा भी कि शायद अब कुछ चेंजेस आएगा, बट वही है कि फिर वो ठंडे बस्ते में। हमारा 19 अप्रैल 2025 को एक धरना था, सत्याग्रह फॉर मैन, हमने ये जंतर मंतर पे किया था, जहाँ पे 250 से 1000 से ज्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे ऑल ओवर इंडिया से। और ये बहुत अच्छी, मतलब 150 से ऊपर जो मीडिया के लोग थे, सबने कवर किया था उसको। वहां पे हमारी पूरी वॉल थी, 140 फीट लंबी वॉल थी, उस पे जितने भी लड़के सुसाइड हुए हैं उन सब की हमने फोटोज लगाई थी। ओके। हमारा एक जस्टिस इज ड्यू करके .com करके हमारी एक वेबसाइट है, जहाँ पे रोज जो लड़के सुसाइड करते हैं उनका फोटोज अपलोड होती है डेली। डेली। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा, हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड करता है। हाँ,
मैंने डाटा पढ़ा था एंड आई वाज फीलिंग सो स्ट्रेंज कि मतलब ये चीजें हमें पता ही नहीं होती। और ये महिलाओं से 3 गुना ज्यादा है। हाँ, महिलाओं से साढ़े 3 गुना छह ज्यादा। मिनट हर एक साढ़े छह हाँ। मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड करता है। ये डाटा एनसीआरबी का है। हम्म। एनसीआरबी डाटा में ये खुद लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक इश्यूज के कारण लड़के सुसाइड कर रहे हैं। जब डाटा भी अवेलेबल है, हमारे सामने इतने सारे प्रूफ्स हैं, तो फिर ये बात आगे तक क्यों नहीं पहुंच पाती? फिर इच्छा शक्ति चेंजेस क्यों नहीं नहीं है, आते? इच्छा शक्ति नहीं तो है। क्या ऐसा है कि और बाकी जेंट्स इस मुहिम से जुड़ेंगे, या क्या आपको क्या लगता है क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे चेंजेस आएगा? मतलब थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट या देखिए, हमारा चेंजेस आना चालू हो जुडिशरी चुके हैं, ऐसा सिस्टम नहीं इसके है। बारे में सोचे। देखो, वो चेंजेस आप लोग ला रहे हैं, यू आर द पीपल, जो कहते हैं ना कि व्यक्तिगत लेवल पे काम कर रहे हैं आप, तो वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो चेंज एक हमारी जुडिशरी में आना चाहिए कि वो दोनों को इक्वल समझे, उसके लिए क्या कदम हो सकते हैं? देखिए, अभी ना हमारे, मैंने बताया था, अभी हमारे एक एमपी है, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, अशोक कुमार मित्तल जी, और उन्होंने अभी हाल ही में ये जीरो आर के अंदर, जीरो आर में नहीं, एक क्वेश्चन में उन्होंने उठाया जिसके अंदर पुरुष आयोग की मांग को लेकर उन्होंने बात उठाई। तो आज हम उनसे कल ही मिले थे, Okay. तो उन्होंने हमारे को साफ तौर पे कहा कि ये जो प्राइवेट बिल होते हैं, आते हैं, इनको कोई टेकअप ही नहीं कर रहा होता। बड़ी, मतलब ये बहुत मुश्किल होगा कि कल को जाके और बाकी एमपीज को लगेगा कि इस पे डिबेट होनी चाहिए और कर ले, क्योंकि सबको अपनी महिला राजनीति सबसे ज्यादा प्यारी है। जो देश का 70 करोड़ लड़का रोज मर रहा है ना, मैं तो कहूंगा कि उनकी लाशों के ऊपर ना उनको शर्म नहीं आती। हमारे जितने लॉ मेकर्स है ना, ये उनकी लाशों पे खड़े हैं। आप वहां बैठ कर ये कह रहे हो कि महिलाओं के साथ ये सब होता है, अरे भाई लड़कों के साथ भी होता है, मगर आप बात नहीं करते। आप कानून बनाते हो मगर कभी लड़कों की बात नहीं करते। आपके दिमाग में एक बार भी अब ख्याल आता कि भाई वो भी किसी का बेटा है? नहीं, फैक्ट है, माँ बाप कितना सफर करते हैं, उनकी तो जिंदगी खत्म हो देखिए, जाती है। एक लड़का जिसके ऊपर कोई भी केसेस होते हैं, उससे ज्यादा 3 से 4 गुना ज्यादा महिलाएं परेशान होती हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। हमारे पास आते हैं, उनकी बहनें परेशान है, उनकी बहनों पे केस कर दिया, नंद पे केस कर दिया, भाभीियों पे केस कर दिया, दादा नहीं, सब पे कर दिया। ऑब्वियस है, मतलब किलोमीटर्स दूर रह रही होती हैं सिस्टर्स, और उनके घर में एक लेटर पहुंचता है कि भाई आपने बहू को मारा है, आपके ऊपर केस हो गया। उनकी मैरिज भी खराब करने में लगे। बहुत शॉकिंग होता है कि वो अपने ससुराल में बैठी है और उसके ऊपर एक पास एक समझाया लेटर गया। आता है कि भाई आपके ऊपर केस हो गया। बहुत दुखद है। और ये, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि आज इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद, मतलब मेरे ख्याल 40-50 साल से ऊपर हो गया, आज भी आप इन चीजों के अंदर लड़कों को फंसा रखा है। आप क्यों नहीं ऐसे कानूनों को खत्म करते? आप वर्ल्ड वाइड जाओ, वहां पे स्पाउसल वायलेंस के नाम से इसको जाना जाता है। वहां पर जेंडर न्यूट्रल है, लड़का करेगा तो वो फंसेगा, लड़की करेगी तो वो फंसेगी। वहां पे किसी को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। मगर हमारे यहाँ पर क्या है, जितना मर्जी झूठ बोलो, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि आपको तो एलिमनी भी दिलाएंगे, आपको ज्यादा मेंटेनेंस भी दिलाएंगे। ये हमारी जुडिशरी की सोच है। अच्छा, जैसे एक चीज आपने कहा कि लड़ना चाहिए केस, लेकिन इसके एक्सपेंसेस भी तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई केस लड़ने जाता है तो लॉयर है, और जो फीसेस वगैरह हैं वो भी तो बहुत होती है, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग का जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो साफ तौर पे एक चीज कहता है, इट इज ए फाइट वेयर 95% इज ए मेंटल गेम, 5% इज ए लीगल। अब 5% जो लीगल बचा है ना, वो तो हम खेल ही लेंगे। अब 95% अपने एक प्लेस लॉयर करो। की फीस देने भी जाएंगे तो यू हैव टू पे 1 लाख, 1.5। देखिए, फिर इतना लंबा लड़ने में आदमी गिव अप करने की सोचता ही है। मैं आपको बताता हूँ, यही एक कारण है कि आज हमारी एनजीओ के अंदर हम किसी लीगल लॉयर्स या फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को आने नहीं देते। Okay. हमारा सिर्फ यही एक काम है, हमारा सिर्फ ये सोच है हमारे यहाँ की, जो 40 एनजीओ ऑल ओवर इंडिया है, उनका एक ही एम है कि हम लॉयर जो हैं, जो वहाँ पे हम लोग देखते हैं लड़के जो हैं, मैं ऐसा नहीं कि लॉयर्स के अगेंस्ट हूँ, मगर जो लड़के हैं या उनकी फैमिली है, उनको पुलिस वाले और जुडिशरी और जो सबसे ज़्यादा है हमारा लॉ सिस्टम, जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं, इनसे एक्सटॉर्शन होता है। लड़की ने केस फाइल कर दिया, केस क्लोज, वहां पे आप उससे अलग हो चुके हो, सब कुछ हो गए, आप अलग रह रहे हो अपनी जिंदगी में, अपने पाँव में खुश हो। आप सोचो 365 दिन, 30 दिन आप एक ऐसे फेड मैरिज के अंदर हो, हमारे तो उसको लीगल टेररिज्म कहते हैं, तो मैं तो कहूंगा एक आतंकवादी के साथ रह रहे थे। आप उससे आप एग्जिट हो चुके, आप अपने घर में रह रहे हो आराम से, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, अलग रह रहे हो, आप इन हैप्पी स्टेट में हो, आप जो मर्जी करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो ना। अब आपकी बात रहेगी 365 दिन, या फिर मैं कहूंगा 24/7 तो नहीं, 30 दिन को छोड़ के, 365 दिन को छोड़ के आप कुछ दिनों डेट पे जा रहे हो, तो क्यों परेशान हो रहे हो? इतने 365 दिन से तो बहुत कम दिनों पे आ गए, तो भाई क्यों परेशान है?
तो ये एक सोचने की तरीका है। आप अपने, और वो भी चंद घंटे की कोर्ट होती है, 5 घंटे 6 घंटे की, इससे मैक्सिमम तो नहीं होगी, वैसे आधे घंटे में खत्म हो जाती है। तो आप क्यों परेशान हो? और रही बात आपका क्वेश्चन है कि जो लीगल एडवाइजर्स हैं, हाँ ठीक है, उनको कोई मापदंड नहीं है, कोई भी कुछ भी पैसे मांगता है, आप अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ते? How it will be possible? पॉसिबल। हमारे यहाँ लाखों लोग हैं जो केसेस अपने लड़ते हैं, पार्टी इन पर्सन लेके, और वो जीरो में केस सेटल करते हैं। बहुत इजी लॉज है, लॉ बहुत सिंपल है। आपको तो जो स्पेसिफिकली पढ़ना है ना, हमारी एनजीओ आपको हेल्प करेगी। वी विल गाइड यू कि आपको कैसे लड़ सकते हो। हम लोग अपने यहाँ से लोगों जो हमें लगता है कि वो केसेस नहीं लड़ सकते, हम लोग बता देंगे भाई तू नहीं कर सकता, तू अपना लीगल कर ले। अगर आप पे पैसे नहीं है, आप लीगल एड पे जाओ ना, वहां से लॉयर करो, क्यों नहीं करते आप? तो ये सिर्फ एक हमने बना लिया कि एक गुड लॉयर और बेस्ट लॉयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सीधे साधारण लॉयर है सिंपल, वो भी ऐसा काम करके आते हैं कि बड़े बड़े लॉयर को हरा देते हैं। तो ये सिर्फ हमारे दिमाग की गेम है कि मैंने ज्यादा पैसे दे दिए तो मैंने बहुत जल्दी जस्टिस मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने केसेस में खुद ध्यान देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग को आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, अच्छी तरह कानून को पढ़ना पड़ेगा, तब आप अपना केस जीतोगे ही जीतोगे। जो किड्स के बॉयज के अगेंस्ट जैसे केसेस होते हैं, कुछ तो आपको मेंशन कराते हैं। ऐसा कौन सा केस है जैसे आपको लगता है कि पता होना चाहिए और बच्चों को, बॉयज को आके सामने बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ना मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो लॉज हैं उनको शिक्षा देना चालू कर दें। जैसे हमारे यहाँ पे कहते थे ना, सेक्सुअल हेल्थ को लेके या फिर मेंटल हेल्थ को लेके होता है, उनको शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि वो भी ढंग से नहीं कर पाते ये। तो ये एक टॉपिक ये भी ऐड होना चाहिए। लड़कों को जानना बहुत ज़रूरी है कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। हाँ, क्योंकि देखो गर्ल्स को तो हम समझाते हैं, पर बॉयज को हमने आज तक नहीं समझाया कि किस तरह तुम्हें पता चलेगा कि समवन इज ट्राइंग टू, मतलब परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमारे ऑडियंस जितने भी ज़्यादातर सारे मैं समझता हूँ एडल्ट हैं, हम्म। और जितने भी, तो मैं एक चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि लड़कों को टारगेट किया जाता है, जो उनसे सीनियर एज में हैं लड़कियां, उनको सेक्सुअली फेवर के लिए ये सब यूज़ करती हैं। और रही तो ये बातें उनको समझाना ज़रूरी है। आप एक गुड टच और बैड टच तो एक बहुत अलग चीज़ हो गई है, वो तो इनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। मगर हमारे को इनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ सेक्सुअली इनको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर देखेंगे मैरिज के अंदर, जो हम अब्यूज़ की बात करते हैं, अब्यूज तो की बात। सबसे ज़्यादा वर्बल्स के साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आज जिस तरीके से इंटरनेट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पॉर्न इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी, हम्म। तो हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह आते रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा लड़कों को ये सिखाना ज़रूरी है। आप जैसे लड़कियों को आप समझाते हो कि प्यूबर्टी आ रही है ये सब, वैसे लड़कों को समझाना बहुत ज़रूरी है। जब लड़के स्टेज में आते हैं, अ, उनको बहुत, उनकी बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस होने लगते हैं। आपको जो मास्टरबेशन है वो किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रही है, पॉर्न इंडस्ट्री कैसे नुकसान पहुंचा रही है, इन सब पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। वो किस तरीके से, और दूसरा क्या होता है, जब वो मैरिज में जाते हैं, लड़कियां जो हैं वो पॉर्न इंडस्ट्री को देख रही हैं, मूवीज देख रही हैं, उनकी एक अलग ही सोच बना लेती हैं कि उनके ऑर्गन्स ऐसे होंगे। तो लड़कों का अब्यूज सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, भाई तेरा ऑर्गन बहुत छोटा है, तू ज्यादा देर तक टाइम नहीं दे पा रहा है। तो वो उस बेचारे के दिमाग में इतना एक घृणा अपने शरीर के लिए पैदा हो जाती है कि वो एक मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो जो बेचारा, आजकल लड़कों में सबसे ज्यादा जो जो प्रेशर है ना, नौकरी पाने का है, वो सब है। दूसरा प्रेशर एक और आ गया कि भैया तेरे को तो परफॉर्म भी अच्छा करना है। हाँ, नहीं तो यू विल बी ह्यूमिलेट फॉर दैट। तो ये एक इतना बड़ा प्रेशर कुकर लड़कों के सर पे डाल दिया गया है ना, सर बना दिया गया है कि वो बेचारा बचपन से जो है। ये बात आपने बहुत सही मेंशन की कि हमें अपने बच्चों को इस चीज को भी नॉलेज देना जरूरी है। क्योंकि अभी एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की आई थी, नाम मुझे अभी मूवी ऐतराज का, मूवी थी सबसे पहले, तो एक वो भी आई थी। नहीं ऐतराज के बाद अभी इस बॉयज वाले मैटर पे ये भी आई थी कि बॉयज ने ऐसा करा, मास्टरब्यूशन वगैरह का कुछ मैटर था, तो उसको हीनियसली देखना शुरू कर दिया सोसाइटी ने। देन दे केम टू नो कि भाई दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और उसको उस दिमाग में यही डाल दिया जाता है उस बच्चे के कि भाई तुम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे फ्यूचर में जाके, दैट्स व्हाई यू शुड स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स हियर। जहाँ वो पकड़ा जाता है कॉलेज में या स्कूल में जैसे भी है, और उसके ऊपर प्रॉपर सोसाइटी की तरफ से केस चलता है कि वो गंदगी फैला रहा है।
बट ये फैक्ट है कि बच्चों के दिमाग में, ये जो बेटों के दिमाग में, जो बच्चों के लड़कों के दिमाग में जो प्रेशर है वो किसी से शेयर बोथ नहीं कर दोनों सकते। मैं बात इसमें स्ट्रेस देना चाहूंगा इस बात के ऊपर, ये बहुत जरूरी है लड़कों को समझाना। आपने बेटियों की बात बहुत अच्छी तरह कर ली, उनको बहुत समझा दिया, लड़कों की बात करी जाए और उनको ये बताना बहुत जरूरी, ओपनली बात होनी चाहिए। मेरे को लगता है जो पेरेंट्स हैं उनको ओपनली बात करनी चाहिए कि भाई रेगुलरली आप मास्टरबेट कर रहे हो, वो बहुत नुकसान कर रहा है। आप महीने में 2-3 बार कर रहे हो, इट्स ओके, ये आपकी हेल्थ के लिए फिर भी सही है, बट उससे ज़्यादा आपकी लाइफ पूरी खराब करेगा। क्योंकि लड़कों के पास तो एक परफॉर्मेंस से लेके उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आज का टॉपिक इस चीज़ पे नहीं है, मगर वो एक्चुअली उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट। मैरिड लाइफ जो है, आजकल जो महिलाएं हैं पॉर्न मूवीज देखती हैं और लड़कों को जो तरह टॉर्चर कर रही है कि तू ज्यादा टाइम तक परफॉर्मेंस कर, तू अपना ये मेडिसिन खा, ये मैरिड लाइफ में जो चल रहा हाँ है। ये मेडिसिन खा, इतनी देर तेरी परफॉर्मेंस होगी, तरीके के अलग अलग तरीके के कॉन्डम्स आ गए हैं जो एक्चुअली में उनके ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं। कई सारे स्प्रेज आ गए हैं, आप स्प्रे करो लॉन्ग टर्म जाओगे, वो उनके सेंसर को खराब कर देता है, पूरा ऑर्गन खराब। बट वो हैरेसमेंट से बचने के लिए, एम्बैरेसमेंट से वो बचने बेचारा के क्या लिए, करे, लड़का, हमारे यहाँ जितने केसेस आते हैं शायद ही हमें कोई लड़का मिला हो जो अपना परिवार बचाना नहीं चाहता। लड़का सारी जिंदगी मेहनत करता है कि सिर्फ मेरे एक अच्छा परिवार हो, मेरे बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मैं आराम से जिंदगी पालूं, संभालता रहूं, मेरे बच्चे जो होंगे आगे बड़े होंगे वो मेरा ध्यान रखेंगे। ये हाँ सिंपल सी सोच आता ये, है। हाँ, अब यही आप वो उसके रहता है। अंदर ये लेके आ जाओ कि तू तो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, उस पे आ गया कि भाई ये तो मेरी मैरिज टूट जाएगी। अब से पहले पढ़ाई का था, पैसे का था, कमाने का था, घर चलाने का था, अब एक प्रेशर और है। बस तो हालत इतनी खराब हो चुकी है। हमारा जो यूथ है वो शादी नहीं करना चाह रहा, उसको क्या हुआ है, शादी क्यों नहीं करना चाह रहा, वो अपने किसी पार्टनर के साथ था, उसने कह दिया कि भाई तेरा तो बहुत ऑर्गन छोटा है और तू तो क्या ही करेगा, अब उसके दिमाग में घृणा डाल दी। या फिर वो मैं खैर इस बातों में हम लोग नहीं जाते, वरना सेक्स वर्कर्स हैं, वो उनको एब्यूज करती है और वो जो उनका एब्यूज होता है वो उसके दिमाग में एक चीज डाल देता है, यार मैं तो ना अंडर परफॉर्मेंस वाला हूँ, पता नहीं मेरी शादी कैसे चलेगी, क्या होगा, तो वो शादी नहीं कर रहा। मतलब एक डर ये आ गया कि मैं किसी से रिलेशनशिप में आया, वो झूठे केसेस कर देगी। एक आ गया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरा हो जाएगा, तो वो मतलब देयर बेचारा आर मेनी जाएगा। काइंड्स ऑफ प्रेशर ऑन द ब्रेन ऑफ अ मैन और अ बॉय। बहुत जरूरी है लड़कों की मेंटल हेल्थ पे काम करना और ओपनली बात करना। हमारे समाज का इतना बुरा, सरकारों ने जो इतना काम कर खराब कर रखा है कि हजारों हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए, आपको एक हेल्पलाइन नहीं मिलेगी। हाँ ये तो मैंने देखा कि आप मतलब जो पर्सनल एफर्ट से जो चली आ रही है, कहते हैं व्यक्तिगत स्तर से, देयर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प द मैन। बाकी जो हमारे देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसा जो उन्हें प्रोवाइड किया गया हो, ऐसी कोई हेल्पलाइन नहीं है। मैन हेल्पलाइंस तो है ही नहीं। जितनी भी देखी मैंने गूगल पे चेक करके ही सारा वो करा, तो मैंने देखा सारे के सारे पर्सनल लेवल पे है। हमारी जो हेल्पलाइन है उसको 2005 में जरूरत ही इसलिए पड़ी थी। पहले तो क्या होता था कि जैसे ही 498 का केस आया सबको जेलों में डाल देते थे। अगर महिला ने लिखवा दिया कि ये 4 मकान छोड़ के पड़ोसी था, इसकी फैमिली आके मुझे डाउरी के लिए परेशान, इनको अरेस्ट। वो कनाडा बैठा है, उसने मेरे को ना डाउरी मांगी फोन के ऊपर, कनाडा जाके अरेस्ट हो गया। इवन ये भी बोल दिया जी घर का पेट है, उससे कटवाते थे, कुत्ते को भी अरेस्ट कर लिया। कुत्ते को अरेस्ट कर लिया। हाँ, बसें भर भर के लोगों को लेके जाते थे, बसें भर भर के कोर्टों में जा रहे, क्यों जा रहे जी, मैडम ने कंप्लेन कर दी, एक कागज लिखा है उसमें सिर्फ इतना लिख दिया, ये सारे लोग मेरे साथ ना शोषण करते थे, बस लिख दिया। कभी प्रूफ नहीं होना, कोर्ट जानती है, मगर उनकी डेटा लगा रही है। बेचारे भाग किस ले रहे हैं कि हमारे को बेल मिल जाए, कोई जमानत देने वाला कोई मिल जाए, उसके हाथ पैर जोड़ रहे, भाई मेरी जमानत अच्छा, दे। जैसे आपके पास केस आते हैं और सम टाइम कहीं मेल ही गलत हो, ये कैसे आप डिसाइड कर पाओगे? देखिए, हम लोग कभी लड़कों को जज नहीं करते, ओके। सारी दुनिया ही कर ही रही है और बहुत अच्छी तरह कर रही है ना। हम्म। वो तो बेचारे को पहले दिन से मान लेती है वो रेपिस्ट है, उसने गलत काम किया। हम्म। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनको एक ऐसा इकोसिस्टम देता है कि जहाँ पे उनको कोई जज नहीं करेगा। हमारे पास लाखों नहीं करोड़ों लोगों लड़कों की वो है जहाँ पे वो रोते हुए आते थे और आज वो हंस के खड़े हैं, एडवाइजर बने हुए हैं, हमारे औरों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आपने जानवर पेड़ सबकी बहुत सेवा कर ली ना, आज लड़कों की सेवा कर लो, इससे बड़ा कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ सीरियसली दे नीड लड़के मर हेल्प, रहे हैं, दे नीड। हमारे हाँ लड़के बच्चे रोज मर रहे कॉलेजेस हैं। वगैरह में भी जाके प्रेशर में नहीं कर पाते परफॉर्म। हम भाई जो उनको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी है तो पता चलता है, जेई के फर्स्ट ईयर में सुसाइड कर लिया, नीट के फर्स्ट ईयर में सुसाइड कर लिया, कोटा में भी पीछे बहुत सारे आए थे, तो वो बॉयज केसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली गर्ल्स, प्रेशर इतना डाल रखा है ना उनके ऊपर। कि उन्हें ही मतलब लाइफ में घर को आगे चलाना है, सारी चीजों को लेकर चलना है। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ,
आप घर में बेटी है ना, हम्म, अगर वो कमा नहीं रही ना, तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं हाँ बेटा, कोई फैक्ट बात है, नहीं। फैक्ट है, फैक्ट इवन है। वो उस, डिनाई नहीं करूंगी मैं इस बात से। मगर जो लड़का है ना, उसके पीछे पहले दिन से पड़े होंगे, तुझे तेरे इतने नंबर नहीं आए, तेरा क्या होगा, तूने ये नहीं करा, वो क्या होगा। वो बेचारा, मैंने तो ये देखा, जो स्कूल सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है लड़के हैं, क्या होता है उनके साथ, उनको छोटी उम्र में धकेल दिया जाता है कि भाई जाके कुछ ना कुछ काम कर, बेचारा चाय वाले पे खड़ा है, जूते पॉलिश कर रहा है, गाड़ियां साफ कर रहा है, ये सब कर रहा है। मगर आप एक सोचो ना, हमारे देश का भविष्य एक सिटीजन है, उसकी हालत क्या कर दी, वो बेचारा ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, उसको पढ़ाई भी नेशन नहीं करने ग्रो देते। तभी कर पाएगा जब यूथ ग्रो करेगा। मगर हमारे यहाँ तो ये बहुत दुखद है, और मैं तो आपके पॉडकास्ट से ही कहना चाहता हूँ, अगर कोई मिनिस्टर इस बात को सुनता है ना, तो ये उनको सोचना चाहिए कि लड़के भी इस देश के ना बहुत बड़ा भविष्य है, आधी जनता है। इस, आप अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज ऐसी है ना, आप नहीं पाओगे जो लड़कों के योगदान के बगैर बनी हो। अच्छा, कोई आपसे जैसे आपकी एनजीओ से आके जुड़ना चाहे तो वो कैसे कांटेक्ट करते हैं आपको? वी आर ऑन एवरी सोशल मीडिया हैंडल्स। ओके। हमारा जो वेबसाइट है saveindianfamily.in करके है, जिसपे हमारी, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया मीटिंग्स होती हैं, उसका सब कुछ मेंशन है। हमारी वेबसाइट है menwelfare.in करके, जो एक हम लोग का रन करते हैं। जस्टिस इज ड्यू करके भी हमारी वेबसाइट है। आप, हम लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हम लोग सारी जगह पे अवेलेबल हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी केसेस से परेशान हो, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो। हर बार हमारी हर एक जगह पे हमारी एनजीओज हैं, ऑलमोस्ट 40 जगह ऑल ओवर इंडिया हमारी एनजीओज हैं। हमेशा हम आपके साथ हैं, 24x7 आपके साथ हैं। कभी मत सोचो कि आपका सुसाइड करने से हल निकलना है, नहीं निकलना। अतुल सुभाष ने, जो एक टैकी था, उसने इतना कुछ करके करा, उसे क्या मिला, कुछ नहीं मिलना। बल्कि वो सुसाइड करने के बाद में आज उसके भाई परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, क्या फायदा है। ट्रू। तो ये, आपके पास कुछ नहीं है तो लड़ना है, लड़ो ना, क्या हो गया। हमारी, हम कब तक यही काम में लगे रहे कि हम एक एटीएम मशीन बन के घर के सारे पैसे कमाने में लगे रहे, और बाकी चीजों के लिए हम लड़ाई न लड़ें। ये हमारी हक की लड़ाई है, हमें लड़ना पड़ेगा। बट एक चीज और है, मैन को मैन भी बहुत टॉर्चर करते हैं। जैसे किसी मैन का डाइवोर्स हो रहा है तो उसकी सोसाइटी के आदमी जैसे उसे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अमंग्स द मैन भी एक ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए कि पहले वो आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, मैं ना इसमें ना थोड़ा सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं मैं आपको एक बात बताना प्रैक्टिकल चाहता हूँ। अप्रोच बताती मैं हूँ। बताता हूँ उसमें हाँ। क्या होता है। इस चीजों के पीछे भी ना उनके घर की फैमिलीज की लेडीज होती है। अब जो वो पति है, उसकी वाइफ कह रही देखो ये कितना क्रूअल है, इसने ये करा है, वो किया है, ये सब किया है। अब वो जानता है कि वो लड़का सही है, चाहे उसका दोस्त क्यों ना हो, मगर वो नाराज ना हो जाए इसके स्टिग्मा में, क्या कहेगा, नहीं कुछ तो किया होगा इसने। अब वो बेचारा उसके साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैडम नाराज हो जाएंगी। ये जो एक चीज चलती आ रही है ना हमारी सोसाइटी में, बन गया है कि बेचारे लड़के के लिए बात करना है मतलब आप महिलाओं के अगेंस्ट चल रहे हो। आप हमारी एनजीओ में आओ, हमारे पास तो एक लड़के की अम्ब्रेला के साथ में 3-3 महिलाएं आ रही होती है, बट फिर भी ये कहते हैं कि आप लड़कों के हित की बात कर रहे हो, आप तो महिलाओं के अगेंस्ट जा रहे हो, जबकि हम कभी भी नहीं है, नहीं, आपसे नहीं, ज्यादा महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं। नहीं, फेमिनिज्म के अगेंस्ट जाना नहीं कहेंगे ऐसे, क्योंकि ये तो अब रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है। और आप डाटा भी उठा लो, गूगल से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपसे मिलने से पहले मैंने पढ़े, जहाँ पे यही है कि केस ही मेंशंस नहीं होते हैं, बहुत इजीली टारगेट करके आप, मतलब अभी तो जैसे एक लड़के ने डिनाई किया था कि मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता, और लिटरली उसे जेल में डाल दिया। बाद में जब प्रूफ हुआ, उससे उसने रेप का केस डाला था, कि सीसीटीवी से फुटेज से प्रूव हुआ कि वो कहीं और था। तो ये तो फैक्ट है कि भाई उसे मेंशन हमें खुद ही करना पड़ेगा, कि लोग आएंगे सपोर्ट में। क्योंकि एक आदमी अगर सफर कर रहा है, उसके 4 दोस्त अगर उसके साथ नहीं खड़े होंगे, नहीं बोलेंगे, उसकी सोसाइटी, तो वो खड़ा खुद भी नहीं खड़ा हो पाएगा। बहुत जरूरी है खैर इस बारे में। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर अच्छा, वुमेन्स के दूसरे साथ। लड़कों के साथ कुछ हो रहा है या किसी पुरुष के साथ हो रहा है, आप एज ए मैन चुप हो, तो मैं समझता हूँ कि आप एक तरीके से ना वो चालू कर रहे हो कि कल आपको भी साथ कुछ होगा तो कोई और खड़ा नहीं होगा। इवन टीनेज बॉयज के लिए भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे सुने, तो अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसके साथ गलत हो रहा है, वो तभी आपसे वो शेयर कर पाएगा, क्योंकि मैन इज नॉट लाइक मेड ऑफ आयरन मैन, कुछ कोई चीज नहीं होती है। ये फैक्ट ये है कि आप भी सेम ब्लड, सेम फ्लैश, आपकी भी बोन्स टूटेंगी, अगर आप गिरेंगे आपको भी हर्ट होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके आसपास कोई बच्चा है या कोई मैन है, अगर अपनी फीलिंग्स और अपनी सफरिंग शेयर नहीं कर पा रहा,
तो उसका बहुत बड़ा रीजन हम लोग खुद होते हैं। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे वो लोग सामने नहीं आएंगे। प्रियश जी, यहाँ पर आने के लिए और अपना ये इम्पोर्टेंट टाइम मुझे देने के लिए और इस बारे में डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। और मैं होप करूंगी और आई लिटरली वांट टू प्रे कि आप जिस मुहिम में लगे हुए हैं उसमें सफल हो, क्योंकि आज की डेट में सीरियसली गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा, जुडिशरी सिस्टम को नहीं दिखाई दे रहा कि सच में मेंस आर आल्सो सफरिंग। वो अपने हैरेसमेंट को, एगोनी को, पेन को शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर अब एक ऊंचे लेवल पे बात नहीं होगी, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, अगर इनमें से एक दो भी इनिशिएटिव लेंगे तो ये मुद्दा सामने आएगा और उसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन उसको सबसे पहले मेंशन कराने के लिए जो व्यक्तिगत लेवल पे आप एफर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रे कि वो और आगे बढ़े और आप लोगों को इसमें बहुत सक्सेस मिले। थैंक यू। थैंक यू। मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा आखिरी में कहते हुए कि कोई काम करे या ना करे, एज ए सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्कोर सेटल करने के लिए, अपनी ईगो या कोई बात करने के लिए झूठे केसेस ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको है। ये समझना पड़ेगा कि मैरिज एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, एक रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। आप उसको झूठे केसेस करके ऐसा ना करो कि हमारी आने वाली पीढ़ी शादी ना करे। आप एक शादी को या इस मैरिज को एक गाली मत बनाओ कि वो लोग कतराने लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है एज ए सोसाइटी हमारे को ये समझना कि दर्द लड़कों को भी होता है, और जितना महिला इंपॉर्टेंट है उतने पुरुष भी इंपॉर्टेंट है, जितनी एक माँ इंपॉर्टेंट है उतना एक बाप भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को बराबरी से देखा जाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू।